Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 37, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography. Textbook name is Contemporary India Part 2, and we will learn and understand some technological and institutional reforms in agriculture. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. तो देखिए कि आज की इस वर्कशीट में हम जो चैप्टर है एग्रीकल्चर उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये चैप्टर हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन अब हम रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज इस वर्कशीट के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, उनके बारे में हम जानेंगे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड पेपर्स में अक्सर ये जो टॉपिक है वो 5 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आता है। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो 5 मार्क्स तो आपके पक्के। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। In 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. देखिए क्या हुआ था कि 1980 और 1990 में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शंस आर, जो कुछ कदम उठाए गए वो क्या क्या थे, लेट्स सी। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, यानी अब जो है क्रॉप का भी इंश्योरेंस शुरू किया गया। किसके अगेंस्ट? अगर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आ जाता है, आग लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उन सब के कारण क्रॉप इंश्योरेंस किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP कह रहे हैं, और आजकल ये नाम आप बहुत सुन रहे होंगे किसान आंदोलन में। Remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen, यानी middleman से जो बिचौलिए हैं उनसे बचाने के लिए सरकार ने MSP शुरू किया, या फिर उनका जो खरीद मूल्य था, मतलब उनकी जो फसल है उनका खरीद मूल्य पहले से ही डिसाइड कर दिया, उसको डिक्लेरेशन किया गया। फिर ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन रेडियो एंड टेलीविजन और रेडियो पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट किया गया फार्मर्स के लिए। साथ में ग्रामीण बैंक्स ओपन किए गए। अनाउंसमेंट्स ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। सोसाइटीज एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कम ब्याज दर पर किसानों को सोसाइटीज और बैंक्स के थ्रू लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको KCC के नाम से भी जानते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस, यानी किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इसके जैसी कई स्कीम्स को और इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज चैलेंजेस पोस्ट टू एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। Our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. सबसे पहली जो मुश्किल का सामना हमें करना पड़ा वो ये कि जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट्स से compete नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो सस्ती पड़ती है, तो वो अपना प्रोडक्ट भी सस्ता बेचते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ compete ही नहीं कर पाते। सेकेंड इज द ग्रीन रेवोल्यूशन टू हेल्प, बट इट हैज़ अ लीगली कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफर्स और वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी आखिर ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हमें मिला, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि
जब हम ओवर यूज़ करते हैं केमिकल्स का तो उससे बहुत ज़्यादा डिसीज़ बढ़ती हैं, लैंड डिग्रेडेशन होता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना वो भी धीरे धीरे उसका लेवल कम होता चला गया और बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे वैनिश ही हो गई है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखिए चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने। डिक्लाइनिंग ट्रेंड फॉर शेयर इन जीडीपी, धीरे धीरे जीडीपी में इनका शेयर कम हो रहा है, किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, इट इज नॉट डिक्लाइनिंग ट्रेंड फॉर शेयर इन जीडीपी। हालांकि जो जीडीपी में इसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना, लेकिन फिर भी जो इसका एक तरह से जो इसके शेयर में कमी आती जा रही है धीरे 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 धीरे, वो कम नहीं हो रही है। Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with the reduction in the public investment in agriculture sector. तो हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इस समय इंटरनेशनल कंपटीशन के रूप में बहुत बड़ा बिग चैलेंज फेस कर रहे हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर में जो उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको कम करते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट, मैकेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, पर्टिकुलरली इरिगेशन, सिंचाई के क्षेत्र में, पावर के एरिया में, रूरल रोड्स के एरिया में, इन सब में धीरे धीरे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट इज सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर धीरे धीरे सब्सिडी कम की जा रही है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन कंट्री। इसका मतलब क्या है कि देखिए जो बाहर से प्रोडक्ट आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम रखा जाता है। इससे क्या होता है कि वो पहले से ही सस्ते हैं, जब उनको यहाँ पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम देनी पड़ेगी तो और ज़्यादा सस्ते वो मार्केट में आ जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, और जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी कंट्री में बने होते हैं उनको वो नेगलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता जा रहा है। Then impact. Stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implications for society. यानी अगर एग्रीकल्चर में धीरे धीरे स्टैग्नेशन आता है, धीमापन आता है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी के दूसरे एरियाज़ हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ही वाइडर इम्प्लीकेशन इसकी होंगी। फार्मर्स आर विथड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में से अपने इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर रहे हैं, यानी वापस ले रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। यानी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे और ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ईजीनेस हो सके, जैसे कि ICAR बनाया, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर बहुत सारी उससे हमें हेल्प मिलती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। वेटनरी सर्विसेज से क्या होता है, जो उनके कैटल्स हैं उनको भी उनका इलाज कराने में सुविधा होती है, और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द मीटीरियोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट एक्सेट्रा। और अब वेदर फॉरकास्ट जैसे उसमें भी जो हमें फैसिलिटी मिलती है वेदर फॉरकास्ट के कारण, उससे क्या होता है, जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि हमें पता है कि इतनी बारिश होगी या ऐसा मौसम रहेगा तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रो करेगी। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ज़रूरी समझा गया, उसमें इम्प्रूवमेंट को ज़रूरी समझा गया। So now we'll move on question answer section. Question number 1 is why were technological and institutional reforms initiated? Mention some measures undertaken under these reforms. यानी आपको बताना है कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स
क्यों शुरू किए गए थे, और कुछ मेजर्स भी बताने हैं जो इस रिफॉर्म्स के अंडर में लिए गए। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम was initiated in the 1980s and 1990s that included both institutional and technological reforms। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके तहत ये इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए गए। सम ऑफ द मेजर्स टेकन अंडर दीज रिफॉर्म्स आर एज फॉलोज, और कुछ जो मेजर्स लिए गए इस रिफॉर्म्स के अंतर्गत वो इस प्रकार हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस की गई, ग्रामीण बैंक्स ओपनिंग किए गए, प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन एंड रेडियो फॉर फार्मर्स, यानी किसानों के लिए रेडियो टेलीविजन पर प्रोग्राम्स शुरू किए गए। टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू फार्मर्स एट लो इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज किसानों को, फार्मर्स को प्रोवाइड की गई। देन सेकेंड क्वेश्चन इज स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्फीयर्स ऑफ इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशंस फॉर द सोसाइटी। यानी एग्रीकल्चर में ठहराव आने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स हैं, सोसाइटी के दूसरे सेक्टर्स हैं, उन पर भी इसका वाइडर इम्प्लीकेशन होगी, एक्सप्लेन करना है। तो फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर विच इज़ कॉजिंग अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देखिए, एक तो इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्टैग्नेशन आ रहा है ना एग्रीकल्चर में, तो फार्मर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं। इससे क्या, इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये हो रहा है कि जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो सकती थी अब वो नहीं हो पा रही, उसमें कमी आ रही है। देन इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर रॉ मटेरियल्स, यानी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड रहती हैं। इफ़ एग्रीकल्चर कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, एंड स्टैंड स्टिल का मतलब है स्टैग्नेशन, अगर उसमें स्टैग्नेशन आता है, कमी आती है, ठहराव आता है, तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो जो इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट है वो भी इससे एडवर्सली अफेक्ट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। लिस्ट सम ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गुड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन के क्या अच्छे इफेक्ट पड़े। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्रॉप यील्ड्स हैव इंक्रीज्ड। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए इम्प्लीकेशंस हुए एग्रीकल्चर में, इससे क्या हुआ कि जो हमारी क्रॉप यील्ड्स हैं यानी पैदावार है, फसलों की पैदावार, वो बढ़ी। और बैड इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा। आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज एग्रीकल्चर इज हाईली सब्सिडाइज इन दोज कंट्रीज। क्योंकि वहाँ पर जितने फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर होता है वो हाईली सब्सिडाइज एरिया होता है, तो इससे जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो तो सस्ती पड़ती है, साथ में जो उनका प्रोडक्ट भी, फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी सस्ता होता है। लेकिन जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर इतनी सब्सिडी एग्रीकल्चर में नहीं मिल पाती है। Now some possible solutions to meet the challenges posed by the globalization. First is cultivate more of those crops which are in high demand in the foreign market. यानी इंटरनेशनल मार्केट में जिस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड हो हमें उसी को ही कल्टिवेट करना चाहिए यानी उगाना चाहिए। Then subsidy on fertilizers should be increased more so that the cost of the production should be reduced। यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर सब्सिडी और ज़्यादा करनी चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम की जा सके। Then import duty on agriculture products coming from the outside should be increased so that only agriculture products produced in the country can meet the needs of the people। यानी बाहर से आने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए, इससे वो कम बिकेंगी और हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो ही हमारी जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन बोथ अ बून एंड अ बेन। कमेंट, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, बून का मतलब बहुत अच्छी बात, वरदान सिद्ध हुआ, और बेन का मतलब अभिशाप भी है। दोनों के बारे में आपको बताना है थोड़ा थोड़ा सा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अ बून, वो हमारे लिए वरदान यानी अच्छी बात कैसे है।
ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडर्न मेथड्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण मॉडर्न मेथड्स को अपनाया गया एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारा जो क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एफिशिएंट बोल दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट भी बोल दीजिए, कि इन द मैटर ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी फूड ग्रेन्स के मामले में हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई और इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, आत्मनिर्भर हो गई, है ना। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन अब बीन, ये किस तरह से एक अभिशाप है। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत सारे एडवांटेज होने के कारण हैं वो ठीक है, लेकिन साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? इंक्रीज ऑफ डिजीजेज अमंग पीपल ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल्स। जैसे जैसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एग्रीकल्चर से के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे क्या हो रहा है, लोगों में बीमारियां पड़ रही हैं। डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है और लैंड डिग्रेड हो रही है। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी वर्कशीट के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।